नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनली इस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, जब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आती है ना, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी को तो हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, और जो इनके चर्चे दुनिया भर में लगातार बने हुए हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो बोल्ड स्टेटमेंट रिसेंट टाइम में दिए गए हैं ना यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज को, शायद ही पहले इस तरीके की विदेश नीति हमारे देश की कभी रही होगी। आप देखोगे कि जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पर इंडिया पर लगातार प्रेशर क्रिएट किया गया कि आप रशिया से डिस्काउंटेड रेट पे तेल मत खरीदो। तो हमारी तरफ से सीधा क्या जवाब गया कि भाई, जितना आप एक दोपहर में तेल खरीद लेते हो, जितनी एनर्जी आप रशिया से खरीदते हो एक दिन में, उतना तो हम महीनों में नहीं खरीद पाते हैं। तो ऐसे में आप इंडिया को तो बिल्कुल ही ब्लेम मत करो। और दूसरा ये भी समझा दिया कि दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो यूरोप की नहीं है तो यूरोप की प्रॉब्लम दुनिया की नहीं है, ये भी समझ जाओ। तो इन चीज़ों के बारे में आपने रिपीटेडली कई बार सुना होगा। बट सवाल ये आता है कि इन सारे इश्यूज को टैकल करने के लिए जो G20 की मीटिंग 2023 में हुई थी, राइट, इंडिया ने जो होस्ट किया था, उसमें आईमैक करके एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जिसमें मेन टारगेट था कि इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू कनेक्ट करना, जिसके लिए ये भी कहा जाता है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका एक ऑल्टरनेट के तौर पे भी ये काम करेगा। तो सवाल ये आता है कि इंडिया कैसे कर पाएगा, आज के टाइम पे कितनी टेंशन वाली सिचुएशन चल रही है। तो यहाँ पर एक तो सवाल ये आता है कि रोल क्या है इंडिया का, और दूसरा है इंडिया को फायदा क्या होने वाला है। इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर पूरा डिटेल में समझेंगे, तो बने रहिए। तो देखो, सवाल ये आता है कि एस जयशंकर जी ने जो अपनी तरफ से काम किया ना, तो उसका फायदा सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा कि हमें सस्ती रेट पर रशिया से तेल मिला। और आज देखा जाए ना, तो रशिया हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है तेल का, ठीक है, जहां से हम डिस्काउंटेड रेट पे तेल खरीद पा रहे हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। नहीं तो दुनियादारी में इन्फ्लेशन को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, जबकि इंडिया में इन्फ्लेशन मोर और लेस जितना टारगेट दिया हुआ आरबीआई को, उसके आसपास में इर्द गिर्द घूम रही है। नहीं तो आपको पता है यूएसए में किस तरीके से फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कितना ज्यादा वहां पर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर इंडिया पे दबाव कितना ज्यादा बनाया गया था, बट इंडिया ने बैलेंस बनाए रखा। टारगेट क्या था कि कैसे भी करके हमें हमारे नेशनल इंटरेस्ट को अपहेल्ड करना है, वहां पर इमोशन से काम नहीं होता है। इसी के साथ साथ में फिर देखा जाए तो इजराइल गाजा वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है, इजराइल हमास वाला, उसमें भी मोर और लेस इंडिया ने अपनी तरफ से अपने क्लियर स्टैंड दे रखे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया ने अपनी तरफ से अरब कंट्रीज के साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन रखे हैं, वहीं इजराइल के साथ में भी अपनी रिलेशनशिप को एक क्लैरिटी दे रखी है। क्योंकि ये जो आईमैक की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर की, ये इधर से होते हुए गुजरता है मिडिल ईस्ट से। अब देखो, यहाँ पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी बात हो जाती है कि क्यों ये ऑल्टरनेट निकाला गया। देखो, एक तो इसकी रेलेवेंस यहाँ पर इस चीज से क्लियर हो सकती है कि जब से हमने रशिया से तेल खरीदा, तो रशिया का तेल कहाँ से आता है, ये स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस से, सुएज कैनाल से होते हुए, रेड सी होते हुए, फिर बाद में हमारे यहाँ पर पहुंचता है। बट ये जो एरिया है सुएज कैनाल वाला और रेड सी वाला, कितना सेंसिटिव है और कितना ज़्यादा कंजेस्टेड है। बताया जाता है कि ये जो सुएज कैनाल की टोटल लेंथ है ना, उसमें 80 किलोमीटर के लगभग तो ऐसी लेंथ है जो कि सिंगल लेन है। आपको ध्यान होगा ना, वो एवर गिवन जो शिप था, वो किस तरीके से टेढ़ा हो गया था, चौक कर दिया था। तो इसकी वजह से ट्रैफिक जाम का भी प्रॉब्लम रहता है। दूसरा, ये एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब से इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, हौतीस ने अटैक कर दिया, तो इधर से फिर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर एक तरीके से थ्रेट आया कि नहीं। तो इसके लिए एक ऑल्टरनेट निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देखोगे कि यूएसए के प्रेसिडेंट हो चाहे सऊदी क्राउन हो, उनके द्वारा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा क्रूशियल बताया भी गया है। तो यहाँ पर हमें इन चीज़ों को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखो, हमारे लिए यहाँ पर सुएज वाले ऑप्शन को अगर मान लो चौक भी कर दिया जाए रेड सी वाले को, तो हमारे पास में ऑल्टरनेट रूट बचता है फिर अफ्रीका के चक्कर काट के। बट भाई, यहाँ पर लेंथ आपकी जो पूरी ट्रैवल की हो जाएगी ना, उसमें आप 8,900 किलोमीटर एडिशन डाल दो, जो कि जितना ट्रैवल टाइम होता है सुएज कैनाल के थ्रू 15 से 16 दिन में, उसमें 2 हफ्ते और जोड़ दो, तो कितना टाइम कंजम्पशन हो जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर टाइम, पैसा, इस तरीके की वल्नरेबिलिटीज, इन चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर फिर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है किसका, आईमैक का। आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर लिस्ट में देख सकते हो कि यूरोपियन यूनियन और यूएस, ये दो ऐसे रीजन्स है जहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है। इसका मतलब हम ट्रेड सरप्लस में हैं। तो आप ये बताइए कि अगर हम हमारे एक्सपोर्ट को कंटिन्यू बनाए रखना चाहते हैं,
तो इसके लिए हमें कॉम्पिटिटिव एनफ रहना पड़ेगा कि नहीं। इसका मतलब हमारे एक्सपोर्ट किए जाने वाले गुड्स हैं वो सस्ते होने चाहिए, और सस्ता बनाने के लिए आपको छोटा रूट निकालना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम बड़ी गजब की आती है कि अगर आप सुएज कैनाल के थ्रू होते हुए जाते हो तो नहीं करते भी आपको 4 लाख से 7 लाख डॉलर तक का आपको टोल टैक्स देना पड़ता है, जो कि इजिप्ट के खाते में जाता है। अब आप देखो कि वो चीज़ें अगर यहाँ से रिड्यूस हो जाए तो कितना बेनिफिट हो सकता है। तो इस बात को नोटिस करते हुए आप क्या देखते हो कि यहाँ पर इंडिया का जो हमारा मुंबई वाला JNPT है, वहाँ से फिर बाद में सी लेन के थ्रू कनेक्ट दी जा रही है UAE के दुबई में जबल अली पोर्ट में, फिर सऊदी अरब से होते हुए फिर अल्टीमेटली जॉर्डन से इसराइल में जो हैफा पोर्ट है वहाँ से मेडिटेरेनियन सी से फिर अल्टीमेटली एथेंस, या फिर हम कह सकते हैं वहाँ पर जो पीरियस पोर्ट है वहां तक की कनेक्टिविटी दे रखी है। तो ये अपने आप में दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ईस्टर्न लेग जिसमें इंडिया मिडिल ईस्ट आ गया, और एक वेस्टर्न लेग जिसमें मिडिल ईस्ट और यूरोप आ गया। तो इसके बीच की जो कनेक्टिविटी है ना, उसको अलग अलग पाथ्स के थ्रू पास किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर सी भी है, रेल रूट भी होगा, फ्रीट कॉरिडोर भी बनेगा, और साथ में फिर बाद में यूरोप की तरफ मेडिटेरेनियन सी अगेन आपका मैरीटाइम सिस्टम आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या आ रही है कि जो 15-16 दिन का जो टाइम लगता है उस टाइम को आप यहाँ पर और ज़्यादा रिड्यूस कर पाओगे। कैसे कर पाओगे भाई? सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर फ्री रेल कॉरिडोर आप डेवलप कर रहे हो जो कि शिप से माल आएगा फिर उसके बाद में ट्रेन में लादा जाएगा, तो उसमें वो ट्रेन की जो स्पीड होगी ना वो शिप्स के कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा स्पीड से दौड़ते हैं। तो इससे टाइम कम लगेगा और 30% तक आपकी लागत भी कम आएगी। तब आप देख लो इंडिया के लिए कितना बेनिफिट है। हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो यूरोप तक इजीली पहुंच पाएंगे और उससे आगे फर्दर यूएसए तक पहुंचाना पॉसिबल हो पाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में जो हमारा ट्रेड होता है उसको भी एक पुश मिलेगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि क्यों इंडिया इस आईमैक के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहा है और किस तरीके से इंडिया इस डेवलपमेंट के अंदर एक लीड रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि इसको ये जो आईमैक का जो प्रोजेक्ट फाइनल हुआ था ना, तो उस टाइम पर वर्ल्ड के टॉप लीडर्स ने इसको क्रूशियल बताया था वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। तो ये अपने आप में इंडिया को एकदम सेंटर स्टेज पे ला देता है कि किस तरीके से हम हमारी इंपॉर्टेंस को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, और ये एक रेवोल्यूशनरी कदम के तौर पे भी देखा जा रहा है। अब यहाँ पर इतना ही नहीं कि केवल ट्रेड के ऊपर काम किया जा रहा है, आपको पता है कि ट्रेड के साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है, दैट इज कम्युनिकेशन। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या कम्युनिकेशन करना है तो उसके अंदर आपको अपनी कम्युनिकेशन लाइंस को सेव करके चलना पड़ेगा, और ये ध्यान है ही हमारा आज के टाइम पे ज़्यादातर जो कनेक्टिविटी है दैट इज थ्रू इंटरनेट। और इंटरनेट की कनेक्टिविटी देने के लिए आपको पता है कम्युनिकेशन लेन्स होती हैं, केबल्स हैं जो कि सीज के बॉटम में दबाई हुई रहती हैं, जिनके थ्रू हमारा डेटा यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहता है। बट हुआ क्या कि होती रिबेलियंस ने जब अटैक किया पैलेस्टीन के कॉज को एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हुए, उन्होंने जब यहां से रेड सी से जाने वाले शिप्स के ऊपर अटैक किया ना, तो उसी टाइम पर उन्होंने 3 से 4 मेजर कम्युनिकेशन केबल्स को काट दिया, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हुआ। तब एक चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पर हमें कम्युनिकेशन लेन्स को भी प्रोटेक्ट करना होगा, और इसका नतीजा क्या निकल के आया? एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इसी आईमैक के अंडर में डेवलप हुआ जिसको बोला गया ट्रांस यूरोप एशियन केबल सिस्टम, जिसमें जिस रूट के थ्रू आपका ये गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसी रूट के थ्रू जिसमें आपका अरेबियन सी, फिर उसके बाद में पर्शियन गल्फ तक पहुंच करके और फिर बाद में लैंड के थ्रू आप केबल स्टैब्लिश करोगे जो कि अल्टीमेटली यूरोप तक जाएगी। यूरोप में फ्रांस तक आप पहुंच जाओ और वहां पर मर्सिली जो एरिया है वहां तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा उन केबल्स के थ्रू। तो ये चीज़ें क्या शो करती हैं कि कितना दूर की सोच करके इस पर काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या आ रही है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, उसको चाइना अपनी तरफ से और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए अपना खुद का पकड़ बनाना चाहता है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के ऊपर। और उसके लिए क्या किया कि उन्होंने अपना खुद का केबल सिस्टम जो है वो डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें अफ्रीका के कई कंट्रीज और यूरोप तक भी उन्होंने एक्सटेंशन दे दिया। तो यहाँ पर हमें हमारी इंडिपेंडेंसी अगर रखनी है, चाइना जैसे कंट्रीज से हमारे वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करना है, तो सीधी बात है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि हम भी एक पैरेलल कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप कर लें, और उस चीज़ के लिए आईमैक के अंदर ये प्रोविजन सीधा है। फिर आ जाएगी बात आपकी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने में, तो देखो जो सोलर कनेक्टिविटी ग्रिड है, इंटरकनेक्टेड सोलर ग्रिड, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन का भी एक अपने आप में बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पे एक बहुत
क्लियर प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है जिसका नाम है हाइड्रोजन कॉरिडोर। तो ये चीज़ें क्या शो करती हैं कि सही मायने में इंडिया अब एकदम क्लियर कर चुका है कि भाई हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए ही आगे काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये केवल हमास और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को अगर छोड़ दें, यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट को अगर थोड़ा छोड़ दें, तो इसके अलावा मोर और लेस इंडिया की तरफ से एक क्लैरिटी दे दी गई है कि हम लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ एंगेज करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हमारा टारगेट है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, जिसके साथ जिससे बाकियों को बेनिफिट हो तो हमें कोई बेनिफिट से कोई रोक ना सके। तो इस तरीके का पूरा मैकेनिज्म जो है वो ऐसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत डेवलप किया जा रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि इंडिया को क्या बेनिफिट है, किस तरीके से इंडिया बिल्कुल सेंटर स्टेज पे आना चाह रहा है, जिसके चलते ट्रेवल टाइम भी रिड्यूस होगा, कॉस्टिंग भी रिड्यूस होगी और आपकी एफिशिएंसी भी आएगी। साथ ही साथ स्ट्रेटेजिकली और सिक्योरिटी वाइज भी आप अपने लेन ऑफ कम्युनिकेशंस को एक तरीके से सेव कर पाओगे। तो ये चीज़ें अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब जाते जाते आपको जब ट्रेड की बात ही आ गई तो थोड़ा ज्योग्राफी से कनेक्टेड ये क्वेश्चन है, इसको आपका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।